अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कल अपनी डिस्कशन ख़त्म की थी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पिछली क्लास में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम स्टार्ट किए थे जो कि चैप्टर 5 में है। और इसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं जिसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है। ये सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि आपके लिए शेड्यूलिंग करते हैं। इसमें हमने पहला जो एल्गोरिदम पढ़ा था उसका नाम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस पहले आपके रेडी क्यू में आता है उसको आप पहले सर्व करते हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि आपके पास इसके अंदर ये ये प्रीएम्प्टिव नहीं होता। इस एक दफ़ा एक प्रोसेस एक सिस्टम के अंदर रेडी क्यू के अंदर से रनिंग क्यू में चला जाए तो फिर आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते तब तक जब तक या तो वो ख़त्म ना हो जाए या वो ख़ुद बाहर ना आ जाए। तो हमने फिर ये पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें से कौन वाई इफ़ेक्ट बनता है। अगर आपका एक प्रोसेस एक बड़ा प्रोसेस पहले चला जाए तो बाकी के प्रोसेसेस को फिर वेट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो बड़े प्रोसेसेस के लिए तो ज़्यादा फ़ीज़िबल है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन छोटे प्रोसेसेस के लिए ये स्टारवेशन अकर करता है। ये छोटे प्रोसेसेस के लिए बेहतर नहीं है, इसमें स्टारवेशन अकर होती है। तो इस वजह से ये जो वो है ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये बाकी तो बेहतर है, बड़े जॉब्स के लिए बेहतर है, इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे जॉब्स के लिए ये बेहतर नहीं है। फिर हमने एक दूसरा एल्गोरिदम पढ़ा जो कि जिसमें हमने ये कहा कि इसका नाम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। और इसका मकसद ये था कि आप शॉर्टेस्ट जॉब्स को प्रायोरिटी दें और उनको आगे करें। उसकी वजह ये थी कि जो भी जितने भी शॉर्ट जॉब्स हैं दे शुड नॉट बी वेटिंग फॉर लॉन्गर जॉब्स टू फिनिश। ये हम शॉर्ट जॉब्स को हमेशा आगे करते हैं ताकि हमारा थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाए और वेटिंग टाइम मिनिमम हो जाए। फिर हमने इसकी एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि इसके भी दो वर्जन्स हैं, इसके एक नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है और एक इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है। तो जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसमें हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा था कि अगर 4 जॉब्स हैं और चारों की चारों एक ही से आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएं तो आप इन सब का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैंने पूरा एग्जांपल समझाया था। और इसके अलावा फिर हमने एक इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन देखा था कि जिसमें आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसका जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है इट इज़ इवन मोर एफिशिएंट। अगर आप शॉर्टर जॉब्स को प्रायोरिटी देते हैं और आपका एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव भी हो तो दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, इसमें वेटिंग टाइम और भी कम हो जाता है। तो आप में से किसी ने ये मुझे बताया था कि ये इसकी समझ नहीं आई, इस वाली स्लाइड की, इस वाली एग्जांपल की समझ नहीं आई कि ये वेटिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो आज हम इस एग्जांपल को एक दफ़ा फिर से दोबारा से कर लेते हैं ताकि आपको इस पूरे एग्जांपल की क्लियरली समझ आ जाए। जब आपको इसकी समझ आएगी तब हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आज इसकी आपको क्लियरली समझ आएगी। और इसका एक नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जांपल इसका ये है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जांपल इसका ये है। तो ये दोनों आज करते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज की क्लास में हम एक दूसरा ये इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये एसजीएफ के ये पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम एक दूसरा एल्गोरिदम है जिसको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहते हैं, ये पढ़ेंगे। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये दो आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर कल की क्लास में होपफुली हम राउंड रॉबिन पढ़ेंगे और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें जो ये वाली एग्जांपल है इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर से दोबारा से समझा देता हूँ ताकि आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि ये जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है इसका क्या फ़ायदा है और इसके थ्रू हम किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इसमें बाकी और इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा,
पहले तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिवली बैठना पड़ेगा ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। और इसमें से मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि उनको हम फिर ख़ुद से कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेटिंग टाइम मैं हटा रहा हूँ, ये वेटिंग टाइम मैं हटा रहा हूँ और ये भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हम ख़ुद से कैलकुलेट कर लें बजाय ये कि ये पहले से लिखे हुए हों, ठीक है। अच्छा, और मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक रेडी क्यू भी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रेडी क्यू से एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 इस तरह से हमने एक रेडी क्यू बना दिया है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है ये 0 सेकंड्स हैं, ये बल्कि चलो इसके ऊपर बना देते हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चलें, ठीक है। अब ये एक पूरा रेडी क्यू बन गया है जिसमें हम एंट्रीज़ वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रीएम्प्टिव वर्जन्स में हमेशा एक वेरिएबल कहने होता है जिसको अराइवल कहते हैं, और अराइवल कहते हैं कि आपका जॉब कब आपके सिस्टम में एंटर हुआ है। इससे पहले जो नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन था उसमें अराइवल का जिक्र नहीं था, उसमें हम ये कह रहे थे कि ABCD कम्स इनटू द सिस्टम इन दिस ऑर्डर एट अबाउट द सेम टाइम। हम ये एज्यूम कर रहे थे कि आपके जितने भी जॉब्स हैं ये सारे एक ही वक्त में आपके रेडी क्यू में आ गए हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव वर्जन में हम ये नहीं कहते कि ये सारे जॉब इकट्ठे आए हैं, दे अराइव्ड ऑन डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। तो जब 0 सेकंड्स सबसे पहले जो अराइव हुआ है वो जॉब A अराइव हुआ है, ठीक है, जब हम बिल्कुल 0 सेकंड्स पे थे, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहीं पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 है, ये 3 है, अच्छा, और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। इस तरह से ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं दे आर एक्चुअली सेकंड्स, ठीक है। तो अब इस टेबल को साथ साथ में देखते जाएं, ये जो टेबल है इसको देखते जाएं, ठीक है। जब हम 0 सेकंड्स पे हैं, यानी यहाँ पे हैं, इस लाइन पे है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो आपके पास एक जॉब अराइव हुई है और उसका नाम A है, ठीक है। तो जब हम 0 सेकंड्स पे हैं तो आपके पास एक जॉब अराइव हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम A है। तो अब A आपके रेडी क्यू का हिस्सा है, A अराइव हो चुका है, क्योंकि हम 0 सेकंड्स पे हैं तो A अराइव हो चुका है। और A का जो रिक्वायर्ड टाइम है, जो मतलब इसके पूरे कंप्लीट होने के लिए आपको 8 सेकंड्स चाहिए, इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 8 सेकंड्स है। तो ये रनिंग क्यू में कम से कम 8 सेकंड्स तक रहेगा, तभी ये ख़त्म होगा, वरना ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल कोई और जॉब नहीं है आपके इस पूरे क्यू में। ये जो नीचे आपको क्यू नज़र आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है और जॉब नहीं है। तो आपका जो शेड्यूलर है वो इस जॉब A को उठाकर रनिंग क्यू में ले जाता है, ठीक है। तो ये रन होने लग जाता है। तो जब 1 सेकंड गुजर जाए, देखें एक A का अराइवल टाइम 0 है और B का अराइवल टाइम 1 है। इन अदर वर्ड्स A जो है वो पहले आया है और B A के एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद आया है। तो मतलब 1 सेकंड बाद आपका B अराइव हुआ है, ठीक है ना। तो जब B आ जाए तो आप जब 1 सेकंड पे हैं तो आपका, अच्छा, A के टोटल सेकंड्स कितने थे? A के टोटल सेकंड्स 8 थे, लेकिन जब A का 1 सेकंड गुजर जाए तो A के टोटल कितने सेकंड्स रहते हैं? 7 सेकंड्स अभी A के रहते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि A के असल में 7 सेकंड्स रहते हैं। और दूसरे सेकंड पर आपके पास B अराइव हो गया है, यहाँ पर जब हम दूसरे सेकंड पे हैं तो आपका B अराइव हो गया है, और B अपने साथ कितना टाइम लाया है, यानी ये इसको टोटल रिक्वायर्ड टाइम कितना है, इसका 4 सेकंड्स रिक्वायर्ड है। तो इस केस में आपके पास एक दूसरा अराइव हो गया है जिसका नाम B है दूसरे सेकंड में, और यानी मैं इधर लिख देता हूँ कि आपके पास टाइम जो है वो अब हम हैं पहले सेकंड पे, यानी 1 सेकंड गुजर गया है। तो 1 सेकंड गुजर जाने के बाद हमारे पास A 7 सेकंड रह गया है और B अराइव हो गया है, और B का टोटल टाइम जो है वो 4 सेकंड्स है। तो अब आपका जो शेड्यूलर है उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो A को सिलेक्ट करे, A तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, वो रन भी हो रहा है, लेकिन अब 2 की बारी, अब 2 प्रोसेसेस हैं, एक A है और एक B है। इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, और वो किस बेसिस पर सेलेक्ट करता है? वो सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम।
तो ये 4 और 7 के बीच में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, जो छोटा होगा उसको सेलेक्ट करेगा। तो देखें अब B जो है उसकी वैल्यू 4 है और A की वैल्यू 7 है, तो ऑब्वियसली B ही सेलेक्ट होगा। तो A को प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, A बाहर आ जाएगा और B जो है वो रह जाएगा, यानी B आपके सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो जब आप सेकंड नंबर 1 पे है, ये जो 1 नज़र आ रहा है, तो आपका A की जो एग्जीक्यूशन है वो रोक दी गई है और B की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, जब हम दूसरे सेकंड पे हैं, देखें दूसरे सेकंड पे हैं, तो देखें A कितना एग्जीक्यूट हुआ है, A सिर्फ 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ और B कितने सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ, B भी सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ। A का रिमेनिंग टाइम कितना है, 7 है और B का रिमेनिंग टाइम कितना है, वो हो गया है अभी 3, क्योंकि 1 सेकंड के लिए B भी एग्जीक्यूट हो गया। जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट कर लें तो B भी 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया। तो B का रिमेनिंग टाइम 3 है और A का रिमेनिंग टाइम 7 है। और इस केस में कौन अराइव हुआ, C अराइव हुआ। जब हम दूसरे सेकंड में हैं तो आपके पास C अराइव हुआ, यानी हम अब यहाँ पे हैं। ठीक है, और टाइम जो है वो 1 से लेकर 2 बन गया। तो अब टाइम जो है वो 2 है और B की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो अब 4 नहीं रही, B की रिमेनिंग वैल्यू 3 है और A की रिमेनिंग वैल्यू 7 ही है, क्योंकि A सिस्टम से बाहर है, वो रन नहीं हो रहा। तो अब लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि C अराइव हो चुका है, अपने साथ C 9 टाइम लाया है, इसके बर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड 9 है। हमारे पास सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें पड़ी हैं। एक हमारे पास A का एक वेरिएबल, A का एक प्रोसेस पड़ा है जिसके 7 सेकंड रहते हैं, B का एक प्रोसेस पड़ा है जिसके 3 सेकंड रहते हैं और C का एक प्रोसेस पड़ा है जिसके 9 सेकंड रहते हैं। तो अब A, B और C के बीच में आपके पास कंपटीशन है कि कौन प्रोसेसर के अंदर जाएगा और कौन रन होगा। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से कौन सेलेक्ट होगा, B सेलेक्ट होगा, क्योंकि B जो है इट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। तो चूंकि हम शॉर्टेस्ट जॉब को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इस वजह से 3 सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो 3 सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है तो उसको दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 पिक हो जाएगा। तो 3 1 सेकंड के लिए अगेन रन हो जाएगा। तो B का जो रिमेनिंग टाइम है वो 3 से कम होकर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा और बाकियों का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बाकी तो सिस्टम से बाहर हैं। तो जब हम तीसरे सेकंड पे हैं, इस जगह पे हैं, तीसरे सेकंड पे हैं, तो आपके पास सिस्टम के अंदर एक चौथा प्रोसेस एंटर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, D। तो अब जब 3 सेकंड गुजर गए तो हमारे पास सिस्टम के अंदर 4 प्रोसेसेस पड़े हैं, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। तो 4 प्रोसेसेस हैं। तो अब अगर इसको आप गौर से देखें तो आपका जो टाइम है इट इज़ 3 सेकंड्स, हम तीसरे सेकंड पे हैं। ठीक है, C की जो वैल्यू है वो 9 है, B की जो वैल्यू है वो 3 से कम होकर 2 बन गई है और A की जो वैल्यू है वो वही 7 है, क्योंकि A और C दोनों सिस्टम से बाहर हैं। लेकिन एक चौथा प्रोसेस आ गया है जिसका नाम D है और ये अपने साथ बर्स्ट टाइम जो है उसका रिक्वायर्ड वो 5 है। इन अदर वर्ड्स अब 4 प्रोसेसेस के बीच में कंपटीशन है और इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इसमें से भी सबसे छोटा जो है वो सेलेक्ट होगा। तो इसमें से जो सबसे छोटा है वो ये B ही है, तो B कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जब हम 4th सेकंड पे हैं, ये 3 से 4 तक, तब भी आपका B एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखें इसका रिमेनिंग टाइम, इस D का रिमेनिंग टाइम 5 है, इस C का रिमेनिंग टाइम 9 है, इस A का रिमेनिंग टाइम 7 है और इस B का रिमेनिंग टाइम इस लाइन के रन हो जाने के बाद 1 रह जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि ये 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया। अब दोबारा से कंपटीशन होगी, 7, 1, 9 और 5 में से कौन सा सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली इसमें 1 सबसे छोटा है। तो B दोबारा से 1 सेकंड के लिए रन हो जाएगा, तो B का जो रिमेनिंग टाइम है वो 0 रह जाएगा, 0। ठीक है, और B आपके सिस्टम से हट जाएगा, मतलब B की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, 4 के 4 सेकंड्स हो गए हैं। तो B आपके इसके कंपटीशन से निकल जाएगा। ठीक है, अब किसकी बारी है, अब बारी है आपके उसकी क्या कहते हैं, इन तीनों में से किसी एक की बारी होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि A सेलेक्ट होगा या C सेलेक्ट होगा या D सेलेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली वो सेलेक्ट होगा, क्या कहते हैं, D सेलेक्ट होगा, क्योंकि D इसका सबसे कम टाइम है, D का सबसे जो रिमेनिंग टाइम है वो सबसे कम है। तो अब आपके सिस्टम में B के एग्जिट हो जाने के बाद यहाँ पर आपका B ख़त्म हो गया, तो अब D की बारी डायरेक्टली स्टार्ट हो गई। देखिए ये C
और ये ए इस डी से पहले आए हैं, लेकिन चूंकि इसका टाइम सबसे कम है तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो अब 1 सेकंड गुजर गया, इसका रिमेनिंग टाइम क्या रह गया, 5 से 4 रह गया। तो 4, 9 और 7 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो ये 1 सेकंड के लिए और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, यही है। तो ये अपनी एग्जीक्यूशन 2 और 1 और 0, ये एग्जीक्यूशन अपनी पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। ये डी जो है 4 सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ और 5 सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ। तो जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो आपका जो डी है वो भी पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा, और बाकी जो प्रोसेसेस रह गए हैं वो या 7 है और या 9 है, यानी ए 7 सेकंड्स इसके रहते हैं और सी के 9 सेकंड्स रहते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो आप गेस कर सकते हैं कि 7 सेलेक्ट होगा क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है। तो इसके बाद 7 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके बाद फिर हमारे पास 9 सेकंड्स के लिए आपका सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये वेटिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट करें। तो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। आपका जो ए है, जब वो अराइव हुआ तो उसने कितना वेट किया, उसने कोई वेट नहीं किया क्योंकि उसने 0 सेकंड्स गुजारे हैं, ठीक है, उसने कोई वेट नहीं किया। उसका जो बर्स्ट टाइम है वो 8 है, लेकिन जब ये 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गया, 1 सेकंड के लिए, तो इसका जो वो है, इसका 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो इसके 7 सेकंड्स रिमेनिंग रह गए। लेकिन बी ने फिर ए को प्रीएम्प्ट कर दिया, बी बाहर बैठ गया और ए जो है वो वेट करने लगा। तो ए ने अपनी बारी दोबारा आने के लिए कितना वेट किया, ठीक है। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बी आपके सिस्टम में दाखिल हुआ, उसने 1 सेकंड गुजारा, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, तो ए ने कम से कम 4 सेकंड तो वेट किया। 4 सेकंड इसने किसका वेट किया, 4 सेकंड इसने बी के कंप्लीट होने का वेट किया। जब ये इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो इसके बाद डायरेक्टली डी आया, तो फिर ए बेचारे ने डी का भी वेट किया, ठीक है। डी का कितना वेट किया, डी का इसने 5 सेकंड्स वेट किया क्योंकि ये भी 5 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट हो रहा था। तो टोटल, और फिर उस डी के एग्जीक्यूट होने के बाद ए की बारी आई, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल जो ए ने इंतजार किया वो क्या है, वो 9 सेकंड्स हैं। तो 9 सेकंड्स वेट किसने किया, आपके ए प्रोसेस ने किया। अब बी ने कितना वेट किया, बी कब अराइव हुआ, बी सेकंड 1 पे अराइव हुआ, ठीक है, और वो सिस्टम के अंदर कब दाखिल हुआ, सेकंड 1 ही पे दाखिल हुआ, यानी इसने कोई वेट नहीं किया। फिर इसका 1 सेकंड गुजर गया, बाहर नहीं निकला, दूसरा सेकंड गुजर गया, बाहर नहीं निकला, तीसरा सेकंड गुजर गया, बाहर नहीं निकला, चौथा सेकंड गुजर गया और खत्म हो गया। तो इस सिस्टम ने कोई वेट नहीं किया, ये जो ही आया है इसको बारी मिली है और इसने अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। तो बी वेटेड फॉर 0 सेकंड्स, इसने कोई वेट नहीं किया। अच्छा, अब सी ने कितना वेट किया, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सी अराइव कब हुआ है, सी दूसरे सेकंड पे अराइव हुआ है, ये जरूरी बात है। जब हम दूसरे सेकंड पे थे तो आपका सी अराइव हुआ है, यहां पर, ये इस जगह पर आपका सी अराइव हुआ है। तो अब मुझे ये बताएं कि सी ने बी का कितना वेट किया। शाबाश, सोच के बताएं। आपका जो सी है उसने बी के एग्जीक्यूट होने का कितना वेट किया, उसने 1 सेकंड वेट किया, दूसरा सेकंड वेट किया और तीसरा सेकंड वेट किया। ये तो बी खत्म हो गया यहां पे। क्या उसके बाद सी की बारी आई, नहीं, उसके बाद डी की बारी आई। तो इसने डी का कितना वेट किया, अब देखें, सी ने बी प्रोसेस का कितना वेट किया, बी प्रोसेस के खत्म होने का इसने 3 सेकंड वेट किया। उसके बाद इसने डी के खत्म होने का कितना वेट किया, 5 सेकंड्स वेट किया, ठीक है, ये डी इसने 5 सेकंड लगाए। और इसने फिर ए का कितना वेट किया, 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स, देखें आपको ये रेड लाइंस नजर आ रहे हैं ना, आपका सी इस जगह अराइव हुआ है, इस जगह पे, ठीक है। तो बी के एग्जीक्यूट होने का इसने 3 सेकंड वेट किया, डी के एग्जीक्यूट होने का इसने 5 सेकंड वेट किया और ए के एग्जीक्यूट होने का इसने 7 सेकंड वेट किया। तो इन तीनों को कुल मिलाकर आप बनता है 15। तो सी ने बेसिकली वेट किया 15 सेकंड्स, 3 सेकंड्स फॉर बी, 5 सेकंड्स फॉर डी एंड 7 सेकंड्स फॉर ए। तो इसको कुल मिलाकर आपके 15 बनता है। अच्छा, डी ने कितना वेट किया, डी कब अराइव हुआ है, ये पहले पूछ लें अपने आप से, डी कब अराइव हुआ है। डी अराइव हुआ है तीसरे सेकंड पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जो लाइन नजर आ रही है यहां पर अराइव हुआ है डी।
तो इस डी ने वेट किया बी के, सिर्फ इसने बी का वेट किया है, बाकी का वेट नहीं किया। बी का वेट किया है इसने कितने सेकंड्स, 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, तो 2 सेकंड्स इसने सिर्फ बी का वेट किया और उसके बाद इसकी बारी आई, तो 2 सेकंड डी ने वेट किया। ठीक है, तो अगर इन सब को आप जमा कर लें और डिवाइड बाय 4 कर लें तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आएगा जो कि 6.5 है। ठीक है, तो दिस वाज प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, जब आप इसको इस पेपर में या किसी जगह पर इसको अटेम्प्ट करें तो इस तरह का डायग्राम बनाएं टाइमलाइन वाला, तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी, आपसे गलती नहीं होगी कभी भी। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली डॉटेड लाइंस दे आर वेट, और ये जो सॉलिड लाइंस नज़र आ रही हैं रेड कलर की, दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूशन। तो ये बेसिकली रनिंग है, आपका रनिंग क्यू में है, आपका जो प्रोसेस है प्रोसेसर के अंदर है, और ये जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये असल में वेट है। तो आप सिर्फ इनको गिन लें ये कितने हैं एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आई होप इसकी फिर आपको क्लियरली समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो दिस वाज प्रीएम्प्टिव एसजीएफ। इसका एक दूसरा वर्जन है जिसको नॉन प्रीएम्प्टिव एसजीएफ कहते हैं, और ये रिलेटिवली फिर आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। कल मैं सोच रहा था कि मैं कल ही समझाऊंगा, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, तो मैं आपको ये आज अभी समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से है। याद रखें कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि आपका जो एक दफ़ा अगर एक प्रोसेस जो है वो एक सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए तो आप उसको फिर नहीं निकाल सकते जब तक वो या तो ख़ुद बाहर ना आ जाए या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो इन दोनों केसेस में वो बाहर आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली आपके पास 4 जॉब्स हैं और ये 4 जॉब्स जो हैं ये इकट्ठी अराइव नहीं हुई, दे अराइव्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइम्स पे अराइव हुई हैं। जब हम 0 सेकंड्स पे हैं तो आपका जॉब ए अराइव हुआ है, और डायरेक्टली जॉब, चूंकि दूसरा कोई जॉब है नहीं तो आपके प्रोसेसर ने इसको एक्वायर कर दिया है, आपके प्रोसेसर के अंदर ये चला गया है, ये जो ए प्रोसेस है, और इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जब इसकी 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन हो जाए, 1 सेकंड इसको भी मैं अगर उधर ले जाऊं तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। ठीक है, 1 सेकंड, सॉरी। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, लेट सपोज आपका 1 सेकंड ये गुजर गया, ये सेकंड 1 है, यहाँ से आपका 1 सेकंड गुजर गया तो आपका ये यहाँ पर आपका बी अराइव हुआ है। देखिए पहले सेकंड पर हमारे पास बी अराइव हुआ है। अब बी जो है वो उसकी प्रायोरिटी, उसका जो शॉर्ट बर्स्ट टाइम है वो 4 है, और प्रोसेसर के अंदर जो है उसका बर्स्ट टाइम अभी 7 है, क्योंकि 1 सेकंड इसका गुजर गया है तो इसके अभी 7 सेकंड्स रहते हैं। तो 7 और 4 के बीच में अभी कंपटीशन है, तो होना तो ये चाहिए कि हम 7 को बाहर निकालें और 4 को अंदर ले जाएं, क्योंकि 7 और 4 में से 4 छोटा है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, हम 7 को बाहर नहीं निकाल सकते चाहे ये छोटा ही क्यों ना हो। समझ आ रही है? नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम कभी भी किसी सिस्टम से, रनिंग स्टेट से किसी प्रोसेस को यानी ब्रूट फोर्स के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते। तो चूंकि इसका 1 सेकंड गुजर गया है, अब ए की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो 7 रह गई हैं और बी अराइव हो गया है। ठीक है, बी का बर्स्ट टाइम 4 है, लेकिन बी मजबूरन क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। किसका? ए के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। तो बी ए के कंप्लीट होने का कितना वेट करेगा? आसान सी बात है, 7 सेकंड्स वेट करेगा, क्योंकि जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक बी जो है वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। तो इस वजह से बी वेट करेगा ए के कंप्लीट होने का। लेकिन जब हम तीसरे सेकंड पे हैं, दूसरे सेकंड पर जब हम यहाँ पे हैं, सेकंड पे यहाँ पे, तो आपका जो सी है ये भी अराइव हो गया, और सी अपने साथ टोटल टाइम कितना लाया है? 9 सेकंड्स, यानी इसको 9 सेकंड्स चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अब इसके बाद अभी एग्जीक्यूशन हो रही है, जब हम दूसरे सेकंड पे है तो ये 7 ख़त्म होकर 6 रह गया, क्योंकि 2 सेकंड एग्जीक्यूशन टोटल हो गई। ठीक है, उसके बाद जब हम 3rd सेकंड पे हैं, यहाँ पर 3rd सेकंड पे हैं, तो आपके पास एक चौथा प्रोसेस अराइव हो गया और इसका नाम डी है, और इसके पास टोटल रिमेनिंग टाइम जो अभी रहता है वो 5 है।
तो और इसका एक वो ख़त्म हो गया है और सेकंड इसके 5 सेकंड्स रहते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रीएम्प्ट नहीं हो सकता तो ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब 6 सेकंड्स पे हम थे तो सी ने कितना वेट किया? सी ने यानी अच्छा चलो वेट वाला थोड़ी देर बात करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद ए का कितना टाइम रहता है? जब सारे जॉब्स मुकम्मल कंप्लीटली सबमिट हो गए हैं, 4 सेकंड गुजर गए हैं, तो आपके पास जो जॉब ए है उसका रिमेनिंग टाइम 5 सेकंड्स है, बी का 4 सेकंड्स है, सी का 9 सेकंड्स है और डी का 5 सेकंड्स है। तो अब ये चूंकि प्रोसेसर के अंदर है ये वाला जॉब, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इस ए ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और ये अपने जो वो है आपके सिस्टम है उससे निकल गया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ए ने कितना वेट किया? तो आंसर ये है कि ए ने कोई वेट नहीं किया। जो ही वो सिस्टम के अंदर दाखिल हुआ उसको डायरेक्टली टाइम मिला, उसने पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की एंड इट डिड नॉट वेट फॉर एनी अदर प्रोसेस टू कंप्लीट। तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो 0 है, इसने कोई वेट नहीं किया। अच्छा, जब हम पहले सेकंड पे थे तो बी अराइव हुआ, तो बी ने ए का कितना वेट किया? बी ने ए का इस लाइन के बाद, ये जो लाइन है इस लाइन के बाद वेट किया, क्योंकि इससे पहले तो ये था ही नहीं। तो जब ए के 7 सेकंड्स रहते थे तो बी अराइव हुआ और बी ने ए के कंप्लीट होने का 7 सेकंड्स वेट किया। तो बी का जो वेटिंग टाइम है वो है 7, इसने 7 सेकंड्स वेट किया। जब इसका वेट खत्म हो गया और ए कंप्लीट हो गया, ए बाहर निकल गया, तो फिर इन तीनों के बीच में कंपटीशन होगी कि इन तीनों में से कौन अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो 4 है, तो 4 अंदर जाएगा, क्योंकि अभी 3 बंदे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, 3 प्रोसेसेस मौजूद हैं। तो अब 4 की बारी है, तो जब 4 पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो सी ने कितना वेट किया? तो इसके कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। सी जो है उसने बी के कंप्लीट होने के लिए कितना वेट किया? 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ये पूरा वेट इसने भी किया। तो इसका जो रिमेनिंग जो सी का जो वेटिंग टाइम है इस केस में वो 15 है, क्योंकि इसने 7 सेकंड्स वेट किया ए के कंप्लीट होने का और 4 सेकंड्स वेट किया इसके कंप्लीट होने का, क्या कहते हैं, ये जो वो है बी है, इसके कंप्लीट होने का वेट किया। तो टोटल इसने 15 सेकंड्स वेट किया। इसके बाद डी की बारी आई, तो जब डी को आप जरा और से देखें तो डी अराइव हुआ है यहां पर, इस लाइन पे डी अराइव हुआ है। तो डी ने सी का भी वेट किया, बी का भी वेट किया और ए का भी वेट किया। तो इसने तीनों का वेट किया, लेकिन इसने टोटल जो वेट किया डी ने वो सी से थोड़ा सा कम किया, क्योंकि इसमें इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो ज़्यादा है और इसका रिमेनिंग टाइम कम है। तो ये सेलेक्ट होगा पहले। तो जब डी आपके सिस्टम में दाखिल होगा तो डी आपके लिए सिर्फ सिर्फ बी का वेट करेगा। जब बी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद डी अंदर जाएगा और उसके बाद सी अंदर जाएगा, ठीक है। तो जो सी है इट एक्चुअली वेटेड द लॉन्गेस्ट, इसने 15 सेकंड्स वेट किया और डी ने टोटल जो वेट किया वो 9 सेकंड्स किया, बी ने जो वेट किया वो 7 सेकंड्स किया और ए ने कोई वेट नहीं किया। तो अगर इस केस में आप एवरेज मालूम करना चाहें तो इन सब को जमा कर लें और इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इसकी ये बर्स्ट टाइमिंग्स और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा चेंज कर दें और ये अराइवल टाइम को भी चेंज कर दें। इसको 0, 2, 4 और 6 कर दें और इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज कर दें, बल्कि चेंज ना करें और चेक करें कि अराइवल के चेंज करने में आपका एवरेज टाइम इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, इसको थोड़ा सा चेक करें। तो आई होप आपको फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल से समझ आएगी, ठीक है। तो दिस वाज नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ, ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन था आपके एसजेएफ का। अच्छा, अब बात यह है कि ये क्यों अच्छा है। इट इज़ प्रूवेबली ऑप्टिमम। आपके पास जो एसजेएफ है वो हमेशा बाकी एल्गोरिदम से बेहतर होगा। वजह यह है कि ये शॉर्ट जॉब्स को प्रेफर करता है और लॉन्ग जॉब्स जो हैं उनके लिए स्टारवेशन अकर करता है, लेकिन जब आपका थ्रूपुट इससे मैक्सिमम होगा एसजेएफ से। तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट टू यूज़ एसजेएफ और एनी अदर एल्गोरिदम अगर आप थ्रूपुट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि स्विचिंग ज़्यादा होगी आपके प्रोसेसेस की, तो इस वजह से मे बी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें ज़्यादा हो, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी एफिशिएंट एल्गोरिदम, ठीक है।
इसको अभी थोड़ा सा ये यहाँ से प्रूफ करते हैं कि किस तरह से ये ऑप्टिमम है, या इसका इसमें क्या मसला है। ठीक है, ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट अ गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन, यानी हाउ डू वी नो द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस ए को 8 सेकंड्स चाहिए और इस बी को 4 सेकंड्स चाहिए और इस सी को 9 सेकंड्स चाहिए। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक प्रोसेस रन कर रहे हैं और आप पहले से बता रहे हैं कि इसको 10 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन क्या ये आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसको 10 सेकंड्स लगेंगे? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ये बताएं कि आपका जो प्रोसेसर है या आपका प्रोसेस ए है उसको एग्जैक्टली 8 सेकेंड लगेंगे। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, ये आपको गेस करना पड़ता है कि आपकी बी पे टोटल कितना टाइम लगेगा। तो गेसिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है कि आप या तो एक तो रैंडम गेसिंग करें कि आप बस रैंडमली किसी प्रोसेस के साथ कोई नंबर असाइन कर दें कि यार इसको बस 5 सेकंड्स लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रैंडम ठीक हो। एक थोड़ा सा एजुकेटेड गेस हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रोसेसेस को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें, उसकी नंबर ऑफ लाइंस को देखें कि इसमें कितनी लाइंस हैं, इसमें कंडीशंस कितने हैं, इसमें लूप्स कितने हैं, इसमें फॉर एग्जांपल एरेज कितने हैं, इसमें फाइल्स ओपनिंग है या नहीं है, इसमें फॉर एग्जांपल कलेक्शंस हैं कि नहीं है, इसमें नेटवर्क सॉकेट्स वगैरह यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए, इसमें मल्टी थ्रेडिंग है कि नहीं है। ये सारे कोड को एनालाइज करके फिर अगर आप गेस करें तो वो गेस ज़्यादा बेहतर होगा बजाय ये कि हम रैंडमली गेस करें। ठीक है, तो आप कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके अपने कोड का हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पास टोटल टाइम एक प्रोसेस का कितना होगा, वो थोड़ा सा बेहतर गेस होगा, ऐसे कह लें। एक तरीका तो ये होता है कि हम अपने कोड को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें और देन वी गेस कि इस पे टोटल टाइम कितना लगेगा, तो वो थोड़ा बेहतर गेस होगा बजाय यह कि हम रैंडमली असाइन करें। और एक तीसरा तरीका है यूजिंग दिस फार्मूला, और इसके थ्रू हम नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम अपने उसको यानी इस फार्मूले के थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो क्या होगा। इसको फ़िलहाल पढ़े बगैर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इस स्लाइड में, इसको पढ़े बगैर इस एग्जांपल को एक नज़र देख लें, फिर मैं ये समझाता हूँ। अच्छा देखें, सीपीयू बर्स्ट जो हैं एक्चुअल बर्स्ट्स वो ये हैं, यानी आपके पास प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 8 तक की प्रोसेसेस हैं और आपने गेस करना है कि आपके पास नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट क्या होगा। यानी मेरे पास P1 की वैल्यू मौजूद है, P1 की वैल्यू 10 है और इस 10 की बेसिस पर मैंने ये प्रेडिक्ट करना है कि नेक्स्ट P2 को कितना टाइम लगेगा, P3 के कितना टाइम लगेगा, P4 का कितना टाइम लगेगा, P5 का कितना टाइम लगेगा एंड सो ऑन। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस बर्स्ट मैं नेक्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट कैलकुलेट करता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोड को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हिस्ट्री को चेक करके आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो क्या होगा। तो अब ये किस तरह से कैलकुलेट करता है, देखें, पहले प्रोसेस के लिए तो हमने प्योरली गेस किया, यानी कोई रीज़न नहीं है कि हम ये कहें कि P1 के जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 10 है। ये 10 जो है दिस इज़ रैंडमली असाइंड। ये मैंने P1 को देखा और P1 को मैंने ये कहा कि यार इसका जो टोटल टाइम लगेगा इसका टाइम 10 लगेगा। अब ये 10 कहाँ से आया, दिस इज़ प्योरली गेस, ये मैंने गेस किया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही रैंडमली असाइन हुआ है। अब P1 मुझे पता है कि P1 को मैंने 10 असाइन किया है, तो इस 10 की बेसिस पर मैंने जो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है वो कैलकुलेट किया कि मेरे पास नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो इस फार्मूले के थ्रू मैंने ये कहा कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस गेस नेक्स्ट जो है वो 8 होगा और वो असल में आया 6। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि नेक्स्ट के लिए होगा 4 और मेरा जो गेस था वो 6 था। इसके बाद मैंने गेस किया कि 6 होगा और वो वाकई में 6 भी आया। इसके बाद फिर मैंने गेस किया कि आपके पास 5 होगा और वो आया 4। फिर उसके बाद मैंने गेस किया कि शायद वो होगा 9 और वो असल में था 13।
इसके बाद फिर मैंने गेस किया कि वो होगा 11 और वो असल में था 13। उसके बाद फिर मैंने गेस किया कि वो होगा 12 और उसके बाद वो आया 13। तो देखें, दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, दिस इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, लेकिन स्टिल इट्स समथिंग। आप अगर एक प्रोसेस को 12 टाइम दे रहे हैं, वो असल में 13 है, तो आप बहुत दूर नहीं हैं। आपका गेस जो है वो इतना ख़राब भी नहीं है कि इसको फॉर एग्जांपल 100 सेकंड्स चाहिए और आपने 12 असाइन किए हैं। कम अज़ कम ये रैंडम गेसिंग से ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं ये रैंडम गेस करता तो शायद ये इतना बेहतर ना होता। तो इस तरीके से हम प्रीवियस बर्स्ट्स को देखकर नेक्स्ट बर्स्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा, गेस कर सकते हैं, और वो गेस कुछ हद तक ठीक होगा। देखें, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस सिर्फ 1 बर्स्ट का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर फिर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने गेस किया एग्जैक्टली वही आया सीपीयू का बर्स्ट। ठीक है, तो कभी कभार आपका जो गेस है वो एग्जैक्टली मैच करता है, कभी थोड़ा सा दूर भी होता है, और कभी सिर्फ 1 या 2 का डिफरेंस होता है। तो दिस फार्मूला इज बेटर देन रैंडमली असाइनिंग नंबर्स, रैंडमली असाइनिंग बर्स्ट्स। तो ये गेसिंग किस तरह से करता है? दिस गेस इज मेड यूजिंग दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इसके थ्रू हम ये गेसिंग करते हैं। अच्छा, तो अब इस फार्मूले को देखकर आपके शायद पेट में थोड़ी सी दर्द हो गई हो, तो इसको मैं थोड़ा डाइसेक्ट करता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको अगर आप इन वेरिएबल्स और इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू देखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। दैट्स वाई आई एक्चुअली wrote it in the form of a program or a form of a in the form of a programming language। ठीक है, ताकि आपको ये इंतहाई आसान लगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज दिस इज़ 10 और मैं इसी की एग्जांपल से ये उठा लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 6 4 6 4 6 4 6 4 और 13, मेरे ख्याल में 13 और 13। अच्छा, अब इसको समझें, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें, हम इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, इस फार्मूले को देखें। ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला एग्जैक्टली एक ही चीज़ है, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। इसको ज़रा एक नज़र देखें। इसका मतलब क्या है कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं, आप गेस कर रहे हैं। क्या गेस कर रहे हैं? ये आई जो है ये प्रोसेस का नंबर है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आई जो है वो 0 है, लेट्स सपोज 0 है। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं i + 1 के लिए। i + 1 क्या होगा? 1, यानी बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू वी आर एस्टिमेटिंग फॉर द नेक्स्ट CPU बर्स्ट। तो ये जो एस्टिमेट ऑफ i + 1 है, इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये i प्रोसेस का नंबर है। ठीक है, हमारे पास i 0 मौजूद है, i अभी 0 प्रोसेस 0 रन हो रहा है, तो हम प्रोसेस 0 की बेसिस पर प्रोसेस 1 के लिए गेसिंग कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, इसमें ये फार्मूला है, इसकी बेसिस पर हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन होगी? इसमें एक हाइपर पैरामीटर कह लें कि है, या एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आप ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, वो है अल्फ़ा, इसको वेटेड वेरिएबल कहते हैं। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 0.5 है, और इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0.6 भी हो सकती है। इट डिपेंड्स, ये अभी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। लेकिन एक वेरिएबल है अल्फ़ा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या? बर्स्ट ऑफ आई, यानी प्रीवियस उसका बर्स्ट, प्रीवियस जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट। तो बर्स्ट ऑफ आई क्या होगा? आई 0 है ना, तो बर्स्ट ऑफ 0 क्या है? बर्स्ट ऑफ 0 इज 6, यानी इस 6 की बेसिस पर हम नेक्स्ट प्रोसेस का बर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएगी 6। ठीक है, क्योंकि बर्स्ट ऑफ आई में 6 पड़ा है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 - अल्फ़ा, ये 1 - अल्फ़ा फार्मूले का हिस्सा है, ये कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेट ऑफ आई। अब एस्टिमेट ऑफ आई जो है, दिस इज द प्रीवियस वैल्यू, एस्टिमेट ऑफ आई यानी एस्टिमेट ऑफ 0,
और हम ये कहते हैं कि एस्टिमेट ऑफ आई जो है वो बराबर है कोई रैंडम नंबर के, वो हमने असाइन किया है 10। जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा था कि जो पहली वाली वैल्यू है ये हम रैंडमली असाइन करते हैं, तो ये वो पहली रैंडमली असाइंड वैल्यू है, यानी इस केस में इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, ये जो एस्टीमेट है ये वो फर्स्ट एस्टीमेट है कि हम पहला वाला जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखें हमारे पास एक्चुअल बर्स्ट पहले वाले का मौजूद है, हमने ये कहा कि ये 6 होगा। इसके बाद ये फार्मूला, इसमें हमने अल्फा को फिलहाल 0.5 रखा है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, इससे जो वैल्यू आएगी इट विल बी द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। ये आपके पास नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट होगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आपके पास आई जो है वो कोई नंबर आ जाएगा। लेट सपोज आपके पास वो नंबर आया 8। ठीक है, तो ये जो एस्टीमेट ऑफ आई है वो आपके पास 8 बन जाएगा। यानी आपने एक दफ़ा कैलकुलेशन की और आपने ये कहा कि नेक्स्ट जो सीपीयू बर्स्ट है वो क्या होगा, वो 8 होगा, लेकिन असल में वो क्या आया, वो 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से एस्टिमेट करेंगे। अब एक प्रोसेस के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब दूसरे के लिए करेंगे तो i1 बन गया। तो अब एस्टिमेट हो रहा है i+1 के लिए, यानी इन अदर वर्ड्स एस्टिमेट ऑफ 2 कैलकुलेट हो रहा है, यानी दूसरे प्रोसेस के लिए भी कैलकुलेशन हो रही है। तो अब दूसरे प्रोसेस के लिए किस तरह से कैलकुलेशन होगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय बर्स्ट ऑफ i। अब इस केस में i1 है तो बर्स्ट ऑफ i इज इक्वल टू 4, तो यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेट ऑफ 1। ये i अब 1 बन गया ना, तो एस्टिमेट ऑफ 1, तो एस्टिमेट ऑफ 1 किसके बराबर है, कहाँ गया, एस्टिमेट ऑफ 1 जो है वो अभी 8 के बराबर है, तो हमने यहाँ लिखा एस्टिमेट ऑफ 1। तो इस केस में इस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस फार्मूले को आप रन करना चाहते हैं तो बजाय ये कि आप उससे करें, क्या है इसको क्या कहते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करें, तो आप इसको डायरेक्टली गूगल में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्फा को रिप्लेस कर दें 0.5 के साथ, बर्स्ट ऑफ आई इस पहले वाले केस में आपके पास 10 है, मेरे ख्याल में बर्स्ट ऑफ आई आपके पास 6 है। ठीक है, मेरे ख्याल में 6 है, हाँ 6 है, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा जो है वो 0.5 है और एस्टीमेट जो है वो आपके पास 10 है। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो आपके पास देखें ये 8 आया, तो ये 8 आप अपने साथ नोट कर लें। ये आपने गेस किया है कि नेक्स्ट का जो सीपीयू बर्स्ट है वो 8 होगा। अब दूसरे के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, हमने गेस किया कि 8 होगा, लेकिन वो असल में क्या आया, असल में वो 4 आया। तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 की बजाय मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 4 आया है और 1 माइनस 0.5 अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 8, क्योंकि प्रीवियस का हमारे पास एस्टीमेट 8 आया था। तो जब इसको एंटर करेंगे तो इसने गेस किया कि नेक्स्ट का क्या होगा, नेक्स्ट का 6 होगा। तो देखें नेक्स्ट का वाकई में 6 है। तो बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस 2 वी कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू। समझ आ रही है। इसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जावा में, C++ में, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन नहीं करना चाह रहे तो आप गूगल से डायरेक्टली भी इसको रन करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इन चंद वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके बेस्ड ऑन द प्रीवियस बर्स्ट हम नेक्स्ट बर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद सर्टेन एक्यूरेसी। ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, दिस विल बी एक्यूरेट अराउंड 80% और 60% और 75% और 70%। लेकिन अगेन दिस इज बेटर देन रैंडम गेसिंग, एटलीस्ट रैंडम गेसिंग से तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस वजह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं काफ़ी जगहों पे। अच्छा, अब ये अल्फा क्या है, इसको बेसिकली वेट कहते हैं मैथमेटिक्स में, या इसको हाइपर पैरामीटर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इस पैरामीटर को ट्यून कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऐसे कह लें कि एक लाठी है, ठीक है ना। आप चाहें तो आप इसको, यानी इस पूरे इक्वेशन के 2 पार्ट्स हैं ना, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 2 पार्ट्स हैं और दोनों में ये अल्फा मौजूद है। लेफ्ट साइड पे भी अल्फा है और राइट साइड पे भी अल्फा है। तो ये आपके पास एक, मैंने कहा ना, लाठी है, चूका, ठीक हो। आप इसको इस इक्वेशन को इस साइड पर भी टिल्ट करा सकते हैं, इस साइड पर आप इसकी वेट ज़्यादा कर सकते हैं और आप इसकी वेट इस साइड पे भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूं तो इसका मतलब ये है
कि मैं इस वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इस इक्वेशन के इस पार्ट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अगर इसको मैं 0 कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं, देखें अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज़ 0, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इस पार्ट की वैल्यू को ज़्यादा कर रहा हूँ, यानी इस पार्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और इस पार्ट को मैं फुली रिजेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूँ, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट थिंग, समझ आ रही है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6। लेकिन यहां देखें 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज बेसिकली 0। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो मैं इस इक्वेशन के इस राइट पार्ट को कंप्लीटली 0 कर रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो मैं इस पार्ट को कंप्लीटली 0 कर रहा हूं और इस पार्ट को मैं कंप्लीटली 0 कर रहा हूं और इस पार्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी इक्वेशन का ये पोर्शन यूज होगा और ये वाला पोर्शन यूज नहीं होगा। तो इस अल्फा के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं लेफ्ट साइड को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं या राइट साइड को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं। अब लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है? लेफ्ट और राइट का मतलब ये है कि आप अगर 0 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, तो आप अपनी प्रीवियस कैलकुलेशंस को, ये बर्स्ट ऑफ आई क्या है? दिस इज द प्रीवियस बर्स्ट, यानी ये 6, ये 4, ये 6, ये 4, ये जो है ये आपके पास बर्स्ट्स हैं। इनको मैं सिरे से इग्नोर ही कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे रिलाई कर रहा हूं। यानी मैंने पहले एस्टिमेट किया कि 8 होगा, फिर मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि 9 होगा, फिर मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि 10 होगा, विदाउट कंसिडरिंग द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द बर्स्ट्स। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर लूं तो इसका मतलब होगा कि मैं प्रीवियस बर्स्ट को कंसिडर कर रहा हूं और अपने एस्टिमेट्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं। समझ आ रही है? अपने एस्टिमेट्स जो मैंने कहा उसको मैं सिरे से कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने जो प्रीवियस बर्स्ट हैं उनको कैलकुलेट करके यहां डाल रहा हूं। यानी मैं चाह रहा हूं कि अगर पहले 6 होगा तो दूसरा भी 6 होगा, अगर इससे पहले 4 होगा तो ये वाला भी 4 होगा, अगर इसके बाद 13 होगा तो नेक्स्ट वाला भी 13 होगा, एंड सो ऑन। तो इस केस में मैं सारे अपने प्रीवियस कैलकुलेशंस को, प्रीवियस बर्स्ट को कंसिडर कर रहा हूं और अपनी हिस्ट्री को या अपनी एस्टिमेट्स को कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसको मैं 0.5 रखूं, 0.5, तो आपने गेस किया होगा मैं इसको भी 50% कंसिडर कर रहा हूं और इसको भी 50% कंसिडर कर रहा हूं। यानी मैं कुछ रिलाई अपने प्रीवियस बर्स्ट्स पे कर रहा हूं और कुछ रिलाई अपनी एस्टिमेट्स पे कर रहा हूं। ठीक है? तो दिस इज मैथमेटिक्स बिहाइंड द फॉर्मूला ऑफ एसजीएफ। तो इसके थ्रू हम ये सीपीयू के जो बर्स्ट्स हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दिस बर्स्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। तो पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन नज़र आए तो अच्छा, इसको यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली लिखा हुआ है। चीज़ एक ही है, आपने प्रोसेस n+1 के लिए कैलकुलेट करना है, कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, तो आपके पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बर्स्ट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ द एस्टिमेट, यही है, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है। और इन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप अल्फ़ा को 0 रखेंगे तो फिर p+1 जो है वो pn के बराबर होगा। ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। और अगर इसको आप 1 रखेंगे तो फिर आपका जो लास्ट बर्स्ट है वो मैटर नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन कंसिडर होगा और ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कंसिडर होगा। तो इस केस में फिर pn+1 अल्फ़ा tn के बराबर होगा। ठीक है? और अगर हाफ रखेंगे तो आप दोनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस पोर्शन को भी, इस पोर्शन को भी। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको प्रोग्राम करें, इसको किसी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, C++ में या जावा में या पाइथन में या जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, उसमें आप इस एक इक्वेशन को थोड़ा सा प्रोग्राम करें और चेक करें कि आपकी अल्फ़ा के चेंज करने से इस पूरे इक्वेशन के एस्टिमेट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अगर आपके पास ये नंबर्स हैं और आपकी ये प्रेडिक्शंस हैं तो कौन सा अल्फ़ा इन सब के लिए ज़्यादा बेहतर है, फिजिबल है। पेपर में भी इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे तो इसको प्रैक्टिस करें। समझ आ रही है? अच्छा, एक सेकंड। अच्छा चलो, मैं टाइम चेक कर रहा था कि हम ये वाला कर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। अच्छा, बस सिर्फ इतना, ये लास्ट स्लाइड है, ये देख लें कि एसजीएफ क्या है और एसजीएफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द नेक्स्ट बर्स्ट टाइम्स एक्यूरेटली।
आपने देखा कि ये फार्मूला है लेकिन दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। तो ये इसमें एक मसला है SGF में कि हम नेक्स्ट CPU बर्स्ट जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा मसला इसमें ये है कि आपका जो SGF है इट इज़ इन द फेवर ऑफ शॉर्ट जॉब्स। ये शॉर्ट जॉब्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एज ए रिज़ल्ट सम लॉन्ग जॉब्स, जो बड़े जॉब्स हैं, मे नॉट हैव अ चांस टू रन एट ऑल। दिस इज स्टारवेशन। यानी ये मैंने पहले भी बताया कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये प्रेफर करता है शॉर्ट जॉब्स को, तो लॉन्ग जॉब्स इन अदर केस सफ़र होंगे, ठीक है ना, उसमें से उनको ज़्यादा मसला बनेगा। और SGF को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहते हैं क्योंकि ये रिमेनिंग टाइम पे आपका पूरा एल्गोरिदम रन होता है। ये शॉर्टेस्ट जॉब पे रन नहीं होता, आपका रिमेनिंग टाइम पे रन होता है। इसको जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसकी बात हो रही है। तो ये इसमें इसके एक दो मसले हैं। ये जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स हैं ये इसके 2 मसले हैं SGF के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि SGF का जो वो है SGF जो है वो इसके क्या मसाइल हैं, तो एक मसला तो ये है कि हम इसका नेक्स्ट CPU बर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली नहीं कर सकते। दूसरा, ये शॉर्ट जॉब्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है और लॉन्ग जॉब्स के लिए ये स्टारवेशन अकर कर सकता है। तो ये 2 मसाइल हैं इसके, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। तो तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें और अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।